ये आपका 61वां क्वेश्चन है और अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस और उसके साथ साथ डिस्काउंट भी स्टार्ट हो गया है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक तो बढ़ता हुआ डिस्काउंट होगा और एक घटता हुआ डिस्काउंट एक तरीके का ही होगा। डिस्काउंट हमेशा घटता हुआ होगा यानी कि छूट मिलती जाएगी, ठीक है। और बढ़ने को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं, जो कि दो तरीके से आएगी। एक तो क्या होगा कि आपका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे कि आप अभी सीआई में कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसमें क्या होता था कि आपका 10% के दर से हर साल पैसा बढ़ रहा होता था। जैसे कि आप 100 रुपये लेते थे तो अगर अगले साल देखते 100 का 10% हो जाता था, इट मीन 10 रुपये बढ़ जाता था, 110 हो जाता था। फिर 110 का भी 10% बढ़ता था, ऐसे करके। तो यहाँ पिछली बार जो 10 रुपये बढ़ा था, इस बार वो 11 रुपये बढ़ रहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 रुपये बढ़ा था, अगली बार 11 रुपये बढ़ा था, फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि ये प्लस में आगे चलता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्रम से बढ़ोतरी हो रही है। इसे हम बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज करना, यानी कि क्रम से थोड़ा थोड़ा बढ़ना। इसी तरह से जब आप कहीं पर सामान लेने जाते हो मार्केट में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको फ्लैट ऐसे लिख के लिखा होता है, फिर लिखा होता है 50 + 50 + 50% डिस्काउंट। ऐसे लिखा होता है। उसके बाद यहाँ छोटा सा लिखा होता है कहीं लास्ट में, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, छोटा सा लिखा होता है, ठीक है। वो हम देखते हैं। अब अगर कोई चीज हमें 100 रुपए की दिखी तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो 50, 50 और 50 यानी कि 150% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका हम सीधा सा मतलब निकालते हैं कि 100 की चीज हमें 150 डिस्काउंट के साथ मिलेगी, यानी कि 100 रुपए तो देने नहीं पड़ेंगे, उल्टा 50 रुपए हमें मॉल वाला और देगा। ऐसा कुछ सोचते हैं। फिर हम लेने जाते हैं। जब लेने जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि ये जो डिस्काउंट था वो कुछ ऐसा ही डिस्काउंट था, यानी कि वृद्धि ना होकर के यहां पर छूट थी। तो हमारा कहना ये होता है कि भाई छूट थी तो 50 रुपए अब हमको वापस करो, अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो। तब वो बताता है कि नहीं सर, ये डिस्काउंट जो है वो ओनली डिस्काउंट नहीं है, वो क्रमागत छूट है, इसका मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है। वो ये बोलता है और उसके बाद आपसे बोलता है कि ये चीज आपको इतने में नहीं मिलेगी, आपको लगभग 50 रुपए के आसपास मिल जाएगी। हम वहां से फिर छोड़ देते होंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें कम डिस्काउंट, ठीक। तो आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि ये जो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट वर्ड बोला है वो है क्या, यानी कि क्रमागत छूट क्या है। उसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन हुए ऊपर, उसी को सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। यहां पर लिखा हुआ है 3 क्रमागत बट्टों 30, 20 और 10% के तुल्य एक बट्टा कितने प्रतिशत का है। जब कभी भी ऐसा आ जाए तो देखिए क्रमागत छूट लगती कैसे है, जो धीरे धीरे घट रही होती है। सबसे पहले तो हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं कि 100 रुपए पर 30% छूट थी, ठीक है। 100 रुपए पर 30% छूट थी, तो 100 रुपए का हम पहले 30% निकाल लेते हैं,
जब हम 100 पर 30% निकालेंगे, जब हम ऐसे लिखेंगे 100 का 30%, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100 करना, और उसके बाद अब इधर से 100 का 30% निकालते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये 30 बच जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। तो इतना आ गया 100 का। अब इसमें लिखा था 3 क्रमागत बट्टो, तो 100 का 30% निकालिए, वो 30 आ गया। अब देखिए ये जो 30% है वो बट्टा है यानी कि छूट है, तो इस छूट को निकाल लेते हैं। तो अब इधर देखिए 100 से 30 की छूट निकालते, तो 100 में से 30 घटा दे रहे, बचा कितना 70। ये जो 70 आया है ये पहली छूट है, यानी कि जो पहली क्रमागत छूट दी गई थी वो छूट मिली। ठीक है, अब बोला गया है कि इस 100 पर दूसरी छूट 20 नहीं मिलेगी, अब जो छूट मिलेगी वो आपको 70 पर 20% मिलेगी। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा अलग करके समझिएगा, अगर 100 में 30% की छूट देता तो 70 होता, फिर 100 में 20% की छूट देता तो 80 होता, फिर 100 में 10% की अगर छूट देता तो 90 होता। तो ये रेशियो कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन क्रमागत छूट में क्या होता है कि जो बचता जाता है उस पर परसेंटेज जुड़ता जाता है। तो यहाँ पर 100 माना था, 100 पर 30% की छूट निकाल ली, 70 बचा, अब 70 पर ये 20% की छूट मिलेगी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि 70 का 20% छूटेगा, तो यहाँ 20% इसका निकाल लेते 70 का, तो 70 का 20% निकालेंगे तो वो 14 मिलेगा। अब ये 14 जो होगा वो घटेगा इस 70 से, यानी कि जो मुझे 100 पर छूट मिली थी 30%, तो वो 70 बनी। अब जो छूट मिलेगी वो 70 पर मिलेगी, तो 70 से ही उसे लेस करेंगे, इसका मतलब है 70 से 14 को लेस करेंगे। अब देखते हैं कितना बचा, ये बचा 56। अब 56 पर तीसरी छूट मिलेगी वो होगी 10%, तो अब 56 का 10% निकाल लेते हैं, ये कट गया, यहां पर आ गया 5.6, 10 से भाग देंगे। तो इसका मतलब अब जो तीसरी छूट मिलेगी, जैसे पहली छूट 100 पर मिली थी, दूसरी छूट 70 पर मिली थी, तीसरी छूट आपको 56 पर मिलेगी, यानी कि 56 से उसका 10% घटाएंगे 5.6, तो वो बचेगा 6 से 5 चला जाएगा 1, यानी कि 51, और यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। देखिए 56 से 5.6 को घटाते हैं, 10 इधर जाएगा, 10 से 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में 5 गया 0, और यहाँ पर 50, यानी कि 50.4 जो होगा वो आपको देना होगा। ठीक है, अब इधर देखिए तो आपको छूट कितनी मिली, तो अब आपको अगर ये छूट है तो आपको यहां से अब टोटल 100 में से देखते हैं, जो टोटल था यानी कि टोटल पैसा आपको कुछ और रहा होगा, यही पैसा रहा था आपका शुरू में 100 रुपए लेकर चले थे, 100 में 30% छूट लगाई तो 70 आया, 70 में 20% छूट लगाई तो 14 आया, 14 घटा करके 56 बचा, 56 में फिर 10% की छूट लगाई तब जाकर आपको 50.4 आया। तो ओवरऑल अगर डिक्रीज देखा जाए तो हम क्या करेंगे, अब टोटल 100 में से इतना पैसा हटा दिया जाएगा। आप ऐसे समझिए, आपको 3 छूट दी गई थी किसी कपड़े पर, तो उन्होंने उस कपड़े पर तीनों छूट अप्लाई करके देखी तो उसकी टोटल छूट इतनी निकली। अगर हम नॉर्मल जो चेक करने जा रहे थे वो छूट कितनी थी, वो छूट तो तकरीबन इतनी थी 15 और 90, 9 5 14, 24% हो गई थी, 240% हो गई थी, लेकिन एक्चुअल छूट आपकी 50.4% है, यानी कि अब उसे हम इससे घटाएंगे तब जाकर के मुझे टोटल बट्टा का प्रतिशत मिल जाएगा। तो यहां पर प्रतिशत निकालना, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, 100 में से 50.4 घटाएंगे
तो आप देख पा रहे होंगे कि 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। इट मीन्स जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49.6%, यानी कि टोटल जो तुल्य एक ही बट्टा होगा वो 6% के इक्वल होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं और जल्दी जल्दी में आप आंसर लगा सकते हैं, तो बी लगा के आ जाएंगे। एक बार अगर लग गया तो उसके बाद बोला सही भी नहीं होता है। तो आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ टर्म्स आए हैं। एक है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, दो टर्म्स आए, ठीक है। इसको समझते चलते हैं ताकि अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है ये टॉपिक तो उसको समझ में आराम से आ जाए। अंकित मूल्य होता है MRP, जो कि किसी प्रोडक्ट पर प्रिंट किया जाता है। इसे प्रिंटेड कॉस्ट भी कहते हैं, अंकित मूल्य, ठीक। उसके बाद अंकित मूल्य जब आप किसी चीज को लेने जाते हैं तो अगर उस पर 40 रुपए लिखा है तो आप पूरा 40 रुपए ना दे करके उससे कुछ छूट की गुंजाइश करते हैं। आप कहते हैं कुछ कम में दे दो, तो कहता है ठीक है आप 40 में ना लो। जैसे मान लीजिए किसी का 100 रुपए अंकित मूल्य था और आपने उससे कहा कि कुछ कम कर लो, उसने कहा ठीक है आप 90 दे दो, इससे कम नहीं होगा, तो आप वो लेकर चले गए। तो अगर देखा जाए तो कस्टमर के लिए ये SP यानी कि सेल्स प्राइस, इसका मतलब विक्रय मूल्य रहा है। और अगर आपके लिए देखा जाए तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यही होगा जिस दाम पर आप खरीद के लाए। थोड़ा सा रुककर सोचिए और जरा बताइए कि अगर दुकानदार 90 रुपए की चीज लाया होता तो वो 90 रुपए की देता? तो आप जान पा रहे होंगे कि वो एक्चुअल में उस चीज को 90 रुपए में तो बिल्कुल नहीं लाया होगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता है। तो अब इसका मतलब वो इस चीज को और कम में लाया होगा। हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये 80 रुपए में लाया होगा। तो ये जो चीज है वो उसके लिए, उस दुकानदार के लिए CP मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब क्रय मूल्य कहलाएगी। अब इस पूरे सेक्शन में आप देख रहे हो कि वो 80 में लाया, 90 में बेचा, 100 का MRP किया। इसका मतलब है उसने 100 का MRP करने के बाद छूट भी दी, उसके बाद भी उसे प्रॉफिट हुआ यानी कि लाभ हुआ। तो ये हो जाएगी छूट, इसे बोलते हैं डिस्काउंट और इसे बोलते हैं लाभ। अगर इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया यानी कि 80 ऊपर चला जाए, 90 नीचे चला जाए, तो फिर इनको हानि हो जाएगी। तब हम कहेंगे इसे हुआ है लॉस। ये बता क्यों रहे हैं? आप बस इतना मान के चलिए कि आपको कुछ वर्ड इधर ट्रिगर करने हैं जो पकड़ने हैं। अगर कभी विक्रय मूल्य की बात की जाए तो हम SP लेके चलेंगे या S से भी काम चला सकते हैं। अगर कहीं क्रय मूल्य की बात की जाए तो हम CP लेंगे या C से काम चला सकते हैं। अगर हानि होगी तो L लिख लेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो P लिख लेंगे, छूट होगी तो D लिख लेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। अब हम बाकी क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। यहां पर श्याम है, एक पर्सन श्याम जिसका नाम है, वो एक बैग अंकित मूल्य पर छूट के साथ खरीदता है और वो छूट है 20%। इसका मतलब है कोई चीज X की रही होगी, हमने X मानकर चले हैं, और X की रही होगी तो उसके साथ अगर छूट देखा जाए तो वो छूट आपको 20% की मिली होगी। तो 20% की अगर छूट मिली होगी तो वो उसी X में मिली होगी। तो
तो x का हम 20% निकाल लेते हैं। आप ये निकालोगे तो आप पाओगे 1/5 आ रहा है, इसका मतलब x/5 आ रहा है। अगर कहा जाए ये है क्या, तो हम कहेंगे कि ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर श्याम ने वो बैग को परचेज किया था, यानी कि खरीदा था। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5 और 1x घटेगा, तो ये आ जाएगा 4/5x। इसका मतलब उसने 4/5x में कोई चीज खरीद के लाया। अब होता क्या है, आगे वो उसी बैग को अपने क्रय मूल्य, यहां कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। अपने क्रय मूल्य का कह रहा है, इसका मतलब जिस रेट पर उसने परचेज किया है, किसने, श्याम ने जिस रेट पर परचेज किया है उस रेट पर 40% लाभ लिया है, यानी कि इस रेट पर उसने परचेज किया है तो इसी पर 40% का लाभ लेगा और लाभ लेकर बेच दिया। तो अब हम इसका 40% निकाल लेते हैं, तो 4x + 5 और फिर इसी का 40% लेकर वो बेचेगा, तो यानी कि वो इसमें जुड़ेगा। तो 4x/5 का 40% निकाल लेते हैं। 40% निकालेंगे तो आप पा रहे होंगे कि ये आएगा 2/5। इसका मतलब है 4 दूनी 8, 5 25, 8x पौन में 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 आ जाएगा एलसीएम, 5 25, 5 को 20 और यहां पर आ जाएगा 8x, इसका मतलब 28/25x, सॉरी 28x/25। इस रेट पर उसने बेच दिया, इस रेट पर खरीदा, इस रेट पर बेचा। ठीक है श्याम, ये दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। अब पूछा जा रहा है उसने इस व्यवसाय में अंकित मूल्य पर कितने % लाभ अर्जित किया। तो हम क्या करेंगे, इसको लाभ निकालना है, तो लाभ का मतलब हो गया कि कितना ज्यादा लिया है, ज्यादा लिया है। अब ज्यादा किस पर लिया होगा, जिस रेट पर उसने खरीदा होगा। कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कितना ज्यादा लाभ लिया या किसी पर कितना लाभ लिया है, इस पर को आप कैलकुलेट करिएगा तो हमेशा वो फंडा आएगा जिसमें ये था कि कितना ज्यादा लाभ हुआ या कितना कम लाभ हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा सिस्टम आ जाए कि कितना ज्यादा लाभ हुआ है, तब आप वही रूल लगाएंगे जो हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि कितना ज्यादा किससे ज्यादा। तो कितना ज्यादा, तो 28/25 x कितना ज्यादा है, तो इस x से ज्यादा निकालेंगे। अगर ये मान के चलिए कि इसने 90 रुपए में कोई चीज खरीदी होती और 120 रुपए में बेची होती, तो हम पूछते कितना ज्यादा, तो आप बताते 30 ज्यादा। हम कहते निकाला कैसे, तो आप बताते कि 120 में हमने 90 घटा दिया तो हमें 30 पता चल गया। तो वही चीज हम करेंगे, 120 की जगह पर ये है और 90 की जगह पर ये x है, तो 120 से x को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना ज्यादा। अब आ गया अपॉन में किससे ज्यादा, तो किससे ज्यादा यानी कि 90 से ज्यादा, तो यानी कि x से ज्यादा। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस इसका परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा कितने % जो लाभ आ रहा है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां एलसीएम लेंगे तो ये 25 आएगा, ये 25 यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये 25 का मल्टीप्लाई इससे होगा यानी कि 25x ये हो जाएगा। इसको कहीं और कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके कहीं और निकाल लेते हैं। 28x/25 - x/1, ये 25 आ जाएगा, यहां पर पूरा 25 से 25 कट जाएगा, 28x आ जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 कटे, 1 से भाग जाएगा 25 बार और 25x हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3x/25। ये क्लियर हो रहा होगा, यानी ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3x/25, अपॉन में x है, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार कटेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा।
इट मीन्स उसे 12% का शुद्ध लाभ हुआ है, जो कि ए है। ये हमने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में चल क्या रहा था, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी को और किस तरीके से कर सकते हैं वो देख लेते हैं, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। अब इसे देख लेते हैं, दूसरा तरीका इसका वही तरीका वही होगा, बस वो 100 में माना जाएगा। देखिए श्याम ने श्याम ने एक बैग अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा था। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जो श्याम ने बैग खरीदा था वो 100 रुपए पर खरीदा था। 100 रुपए पर उसने बड़ी मशक्कत के साथ 20% की छूट कराई। तो उसने बोला ठीक है 20% की छूट कर देता हूं, तो इसका मतलब श्याम ने उस बैग के लिए 80 रुपए दिए होंगे। ये बात समझ में आ रही? यानी कि 100 पर उसने 20% छूट की, ठीक है, तो 20% छूट करने के बाद उसे 80% पर बैग मिला होगा। क्लियर हो गया? आगे लिखा है कि अब उसने क्या किया है कि उसने अपने क्रय मूल्य पर 40% का लाभ लेकर के उसे बेच दिया। इसका मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसने 100% पर बैग खरीदा होगा, 20% की छूट मिली होगी, इसका मतलब 80% पर बैग मिला होगा। अब उसने क्या किया, इसी 80% का 40% और लाभ लिया। ये 40% और लाभ लिया, तो इसको ऐसे लिख देंगे। आप इसे समझिएगा कि ये सब कुछ परसेंटेज में चीज चल रही। लास्ट में इसमें भी एक और बात बता दें कि उसने 80% का 40% लाभ लिया, तो 80 का 40% ऐसे ही लिखेंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 80% अपॉन में इंटू 40/100, यानी कि इसको हमने परसेंटेज को ओपन कर दिया। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 800 को 32% आ जाएगा। इसका मतलब उसने चीज कितने पर ली, 8 3 11, 112% पर उसने चीज बेच दी। 100% पर खरीदी थी, 100% पर चीज प्रिंटेड थी, 80 में खरीदा, 112 में बेचा। अब पूछा जा रहा है कि इस व्यवसाय में उसे अंकित मूल्य पर कितना परसेंट लाभ अर्जित किया। तो अंकित मूल्य तो यहां पर है ना, एमआरपी, ठीक है, इसी पर वो लाभ पूछ रहा है। तो हम ये पा सकते हैं कि 112 से अगर 100 घटा देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने शुद्ध लाभ जो है वो 12% का अर्जित किया। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने कहीं पर भी कोई एक्स नहीं माना है, उसके अलावा सब कुछ परसेंटेज में ही चला है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि ऊपर भी परसेंटेज चल रहा हो, नीचे भी परसेंटेज में पूछा हो, तो आपको रियल नंबर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे परसेंटेज को सॉल्व करते हुए परसेंटेज में ही आंसर दे सकते हैं। इस छोटी सी लाइन को आप पकड़ के चलिएगा कि कहीं पर भी अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू मिली है तो आप उसे परसेंटेज में ही सॉल्व करके परसेंटेज में ही अगर आंसर पूछा गया तो उसी में दीजिए, आप रियल वैल्यू लीजिए ही ना, उससे आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एजेंट है, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है। यानी कि वो जब कुछ कपड़ा बेचता है तो उससे 2.5% कमीशन मिलता है। आप ये मान सकते हैं कि अगर वो 100 रुपए का कपड़ा बेचता होगा तो वो 2.5 रुपए कमा लेता है। आप जब दुकान में जाते हैं, नॉर्मल इस समय तो यही चल रहा है कि जो भी कारीगर वहां पर जो भी बेचने वाला लड़का लगा रहता है, जो भी बंदा लगा रहता है, तो अगर आप 1700-1800 का कोई कपड़ा उसे बेचते हैं तो 1 या 2% पर उसका कमीशन बनता है। यानी कि जो पर्सन आपको 1800 रुपए कपड़ा बेच देगा उसका 1% यानी कि 18 रुपए उसको मिल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक, तो इसी तरह से जितने वो कपड़े बेचेगा उसका कमीशन रोड से जुड़ता है। यहाँ पर भी वही है कि एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलता है, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपए मिलता है। यदि किसी दिन उसमें 12.50 रुपए कमीशन में मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है। ये पूरा का पूरा एक एक नियम पर बेस्ड है। एक एक नियम आप अच्छे से समझ लो ताकि कभी भी आपको एक एक नियम में दिक्कत ना आए। ये आपका हर जगह यूज होता है, लगभग सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में। देखिए
एक एक नियम में होता क्या है, जैसे 60 केले उसने 120 रुपए के बेचे, ठीक। तो यहां पर मुझसे अगर ऐसे पूछा है कि 40 केले उसने कितने रुपए के बेचे होंगे, अगर 60 केले वो 120 रुपए के बेचता है तो इसे समझ लीजिए आप हमेशा क्या करेंगे, जब कभी भी आपका कोई भी चीज दिया हो तो उसके बाद हमेशा एक की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 60 केले अगर 120 रुपए बेचे हैं तो एक केले की आप वैल्यू निकालेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि जो भी यहाँ वैल्यू ऊपर होगी वो हमेशा सामने वाले के नीचे चली जाएगी। इसका मतलब आप हमेशा इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे जैसे बैठा सकते हो कि अगर एक सामने आ जाए तो आपको डिवाइड करना है। अगर एक सामने आ जाए तो आपको डिवाइड करना है। तो यहां से 2 रुपए आ जाएगा। अब अगर 40 किलो की वैल्यू निकाली तो यहाँ 40 केले करेंगे और उसके बाद आप यहां पर इस 40 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आप पता कर पाएंगे कि ये 80 रुपए के केले बेचे गए। तो आप ये समझ लीजिए अगर कहीं एक मिल जाए तो भाग, बाकी कुछ भी मिले तो गुणा। ये दो चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आप 100 मान के करने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये आपको क्लियर होगा, चाहो तो इसको लिख लो आप। उसके बाद अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा हाँ, इसी में एक और बात है, अगर यही चीज उल्टा बदल जाती कि 120 रुपए के 60 केले बेचे गए तब क्या करते? तब फिर हमें वही करना है जो हम करते हैं, यानी कि उधर पर हम एक केला निकाल लेते, इधर पर हम 1 रुपए पर मिले केले निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर से डिवाइड हो जाएगा। आंसर चाहे बटे में आए चाहे किसी में आए, उससे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और उसके बाद पूछा गया था कि 80 रुपए, उधर 40 केले बोले तो इधर हम बोलते हैं कि 80 रुपए के कितने केले मिले, तो 80 रुपए आ गया। तो देखिए यहां पर भाग हुआ है, यहां पर गुणा हो जाएगा। देखिए उसका अपोजिट आ गया, ये आ गया 40 केले। अब आपका सारा डाउट क्लियर हो पा रहा होगा। और एक और चीज, अगर केले इस तरफ है तो केले ही रखिएगा, अगर रुपए इस तरफ है तो रुपए ही रखिएगा। जो चीज जिस जगह है उसी जगह करिएगा, इधर उधर मिक्स मत करिएगा, नहीं तो अर्थ का नल बन जाएगा। फिलहाल यहां पर आते हैं। तो देखिए इधर पर एक एजेंट को 2.5% कमीशन मिलता है। 2.5% कमीशन का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपए पर उसने कुछ बेचा होगा तो उसका 2.5% मिला होगा। इसका मतलब है उससे 2.5 रुपए मिला होगा। क्लियर है? 2.5 रुपए उसे कब मिलेगा? जब वो 100 रुपए का कपड़ा बेचेगा। ये क्लियर हो रही होगी बात? यानी कि 2.5 रुपए उसे तब मिलेगा जब वो 100 रुपए का कपड़ा बेच रहा होगा। तो फिर 1 रुपए कब मिलेगा उसे? अभी हमने आपको एक एक नियम में बताया है कि जब वो इसका हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसको हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, 25 को 100 हो जाएगा। यानी कि जब वो 40 रुपए का सामान बेचेगा तब उसे 1 रुपए मिलेगा। तो अब कहा जा रहा है कि उसे कमीशन में 12.5 रुपए मिलते हैं, तो 12.5 रुपए तो उसे कम मिलेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बताया था 1 में भाग 12/5 में क्या हो जाए, गुणा। तो यहां पर हम 40 का इससे गुणा कर देंगे 12.5 में। इसको इधर लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। ये इसका पैसा आ जाएगा 0.000 पॉइंट। अब 125 को अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख लो, और नहीं तो फिर वैसे ही देख लो। देखो 125 दूनी 250 और 250 दूनी 500। चाहे तो आप इसको गुणा कर लीजिएगा, इतने ही हो जाएगा। इसका मतलब जब वो 500 रुपए का सामान बेचेगा तब उसे 12.5 रुपए मिलेगा। 500, हाँ ये देखिए इधर देखिए एक बार फिर से ऑप्शन में कुछ ऐसा ही दिया गया है कि यहाँ पर 12.5 आया है, 1250 लगाया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार डिस्टर्बेंस करते हुए नजर आएंगे एग्जाम में। एक सिंगल कटौती देगा और दो क्रमागत कटौती देगा, जो कि सतत कटौतियों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है वही क्वेश्चन कि अगर 100 रुपये में कोई चीज मिलती है, एक तरफ उसमें दिया जा रहा है 50% का डिस्काउंट, यानी कि वो चीज 50 रुपये में मिल रही है। दूसरी तरफ कहा जाएगा कि 25 रुपए के 25% के दो फ्लैट डिस्काउंट दिए गए ऐसे। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर वो कोई नॉर्मल डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब 100 रुपये में 50 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी 100 में 50 डायरेक्ट आप माइनस करोगे और वो चीज 50 में मिलेगी। दूसरी चीज है कि अगर आप 25% निकालो तो 100 का पहले 25% निकालो, यहाँ पर 20 कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, 10 कर लेते हैं, ठीक है, 100 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं, नहीं कुछ और कर लेते हैं, यहाँ पर सरल कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए, इससे ज़्यादा है। यहाँ पर 50 और यहाँ पर 30%, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर 50 और 30% का डिस्काउंट किया गया तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, और फिर 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा, फिर 50 का 30% दिखाया जाएगा, तो 50 का 30% निकालेंगे तो आपको 15 बचेगा, 15 उसके बाद 50 जो 15 मिलेगा वो 50 में से घटाएंगे, तो 50 में से जब 15 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 35 आया। इसका मतलब जो आपको चीज मिलेगी वो मिलेगी आपको 35 घटा करके, यानी कि 100 में से 35 घटा दिया जाएगा, उसके बाद यानी कि आपको 65 रुपए की चीज वो मिलेगी। ये बात क्लियर हो रही होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल डिस्काउंट जब लगाया गया था, भले 50% का लगाया तो 50% में 50 रुपए मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए 80% का फ्लैट डिस्काउंट जो था वो दो टर्म्स में लगाया गया, 50 और 30 में, उसके बावजूद हमें चीज 15 रुपए और महंगी पड़ रही है इससे कंपेयर करें तो आप ये समझिए जहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की गई है वहां पर कुछ झोल हो जाता है, यानी कि कुछ वहां पर गड़बड़ जरूर मिलेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह का है, जो 40% है वो इस 50% की जगह पर रख देंगे और जो 36 और 4% है वो इस जगह पर रख देंगे। ये बात समझ में आ रही होगी। इसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है, उसको आप यूज कर सकते हैं दो के लिए, नहीं तो आपके पास ये मेथड मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 36% और 4% का डिस्काउंट है, तो इसमें दो तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट अगर ए और बी हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए प्लस बी और उसके बाद माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये तब के लिए होता है जब छूट दी गई हो, और अगर ए और बी के डिस्काउंट हो और चीजें बढ़ रही हो यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तब फिर आप इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसे लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए बी और सब, ठीक है। अब देखिए होता क्यों है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर a प्लस बी जो होता है वो छूट है, छूट एक्चुअल में माइनस होती है तो a भी माइनस का ही होता है, माइनस का भी होता है, लेकिन जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसके बाद वो माइनस कॉमन लिया जाता है तो ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, दोनों बढ़ रहे हैं यानी कि प्लस के दोनों, तो प्लस का ही बना रहता है। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके लगा सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही करिए कि 100 का पहले 36% निकालिए, 36% निकालेंगे तो 36 आएगा, 100 में 36 घटाइए और उसके बाद 36 जब आप घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, फिर 64 का 4% निकालिए। तो 4% आप जब निकालेंगे तो आप पता कर पा रहे होंगे, 4 चौको 16, 1 4 को 24, 24 और 1 25, ये 56 आया। 100 का भाग देंगे 2.56 आएगा, इसका मतलब जो आपका नेट डिस्काउंट बचेगा वो बचेगा 2.56 जब 64 से घटा लेंगे। आप यहाँ पर घटा रहे होंगे तो आप पाएंगे कि ये 4 और 4 और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 और ये 61.44 आ गया है, ठीक है। अब इस जगह 100 से इसको भी घटा देंगे 61.44 को, तब आप सही में पता कर पाएंगे कि एक्चुअली में डिस्काउंट मिलना है, ठीक। ये आ जाएगा 4 4, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये पूरा का पूरा 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से ये आ जाएगा, ठीक है। इतना डिस्काउंट आप निकाल पा रहे होंगे कि इतना आएगा, और फिर उसके बाद
आप इस 40 में से घटा दीजिएगा, जो 40 है उस परसेंटेज में से इसे घटा दीजिएगा, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वापस 44 और यहाँ पर 49 आ जाएगा। 49 में जब ये जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 कट जाएगा शायद, हाँ सही, 49 नहीं 39 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.44। अब ये जो 1.44 होगा वो किसका परसेंटेज होगा? 1 लाख का। ये हम आपको कुछ मोटा मोटा बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये कट जाएगा, उसके बाद इसमें 1 2 3 1 2 3 2 तो 1440 रुपये आ जाएगा, जो कि ये है। देख लीजिए, दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। हुआ क्या था, आपने सबसे पहले आपने 40% की कटौती की गई, 100 रुपये था मान लीजिए, तो एक 40% की कटौती थी और एक जगह पर 36% की कटौती थी और 4% का फ्लैट डिस्काउंट था, वही बात आ गई। तो आपने क्या किया, 40% जब डायरेक्ट निकाला तो भाई वो तो 40% ही रहेगा, यानी कि 40 रुपए में ही मिलेगा। अगर 40% क्या उस पर मिल रही है, कटौती की जा रही है, तो 40 की ही होगी। ठीक है, 100 का 40% 40 ही होता है, तो 40 की कटौती हुई। अब इस जगह पर 2 कटौतियां हो रही, तो आपने क्या किया, 100 का पहले 36% निकाला। 100 का जब 36% निकाला तो आपको 36 ही मिला। फिर आपने 36 को 100 से घटा दी, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था, तो आपको पता चला कि वो आया 64। फिर दूसरी कटौती थी 4% की, तो आपने 64 की 4% कटौती निकाली, तो वो मिली 2.56। तो फिर आपने क्या किया, 64 से 2.56 को कट कर दिया। जब उसको लेस किया तो आपको पता चला कि 61.44 आ गया है। अब आपने ओवरऑल कटौती देखी, तो 100 से फिर से लास्ट में माइनस करना होता है, तो यहाँ पर 38.56 आ जाता है। अगर आप इसे एक लाइन में देखना चाहें तो कुछ ऐसा हुआ है कि पहले 36% 100 का निकाला तो 36 आया, उसके बाद 36 को 100 से घटा दिया गया तो 64 आया। ये आ गई पहली कटौती के बाद की वैल्यू। ठीक है, फिर दूसरे में क्या हुआ, फिर 64 का 4% निकाला, वो आया 2.56। फिर आपने इसको भी 100 से घटा दिया, सॉरी 100 से नहीं, अब घटाएंगे 64 से, तो ये आया आपका 61.44। अब लास्ट में फाइनली इतना आ गया, तो अब लास्ट में क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं ओवरऑल को, तो ये आपका मिल गया 38.56। ओके, अब आपका टोटल जो था वो 40% था, तो 40 में से इस कटौती का अंतर पूछा गया था, यानी कि 40 और इसका अंतर पूछा गया। जब हमने 40 से इसका अंतर निकाला तो वो मिला 1.44%। किसका परसेंट? इस पूरे बिल का परसेंट। तो अब हमने 1 लाख का 1.44% निकाल दिया, तो वो आ गया 1440 रुपए। ओवरऑल ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो जनरल मेथड है वो देख लेते कि क्या किया जाता है। इतने में ही हो जाएगा, इसको रख कर देते, इतना खास देख लीजिए। देखिए हुआ क्या, यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि 40% ये दिया था और ये सक्सेसिव डिस्काउंट आप लगा लेंगे अगर आप इसमें 36 और 40 को, तो आप यहां पर ये ऐसे लगा पाएंगे कि 36 था, 40 था, यानी सॉरी 4 था, यानी 36 4, और यहां पर सॉरी ये 36 इंटू 4 अपॉन में 100। ठीक, तो इस जगह पर आप ये देख रहे 40 है, माइनस इस जगह पर कितना आ गया है, ये माइनस का 40 आ गया। ठीक है, ये भी परसेंटेज का ही है, ये सब हमने हटा दी, परसेंटेज लास्ट में देखेंगे। इसको अंदर ले जा रहे हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 36 और 4 40 हो चुका है, ये यहाँ लिख दिया, ये 40 यहाँ लिख दिया, 36 चौको हो जाएगा 144, और इसमें जब 100 का भाग देंगे तो 1.44 आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि 40 40 कट गया है, 1.44% है, और ये जो ओवरऑल परसेंटेज है, ये पूरा का पूरा परसेंटेज जो है वो है 1 लाख का। ठीक है,
तो ये एकदम लो 4% जो है वो 1 लाख का परसेंटेज यहाँ पर हमने निकाल लिया, वो आया है 1440 रुपए। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपए में खरीदता है, जिसका एक 10% है बट्टा और दूसरे बट्टे की दर क्या है। इसमें देखिए इधर कहीं पर भी बट्टा उसने यूज नहीं किया है, जिसमें से एक 10% है, तो इसमें से जिसमें से जो वर्ड है वो वर्ड इधर से लिया गया है। तो कहीं पर भी ऐसा लैंग्वेज का खेल होता है तो आप उसे समझ पाएंगे। अब यहाँ पर बात की गई है अंकित मूल्य की, यानी कि जो MRP है वो 1000 रुपये है, दूसरा है 810 रुपये, यानी कि ये उसका CP है। ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप से लगता है, एक तो ऑप्शन से लगा ली और दूसरा जो है तरीका वो ये है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टली क्लियर ना हो तब तक ये आपको फंसाए रखेगा। तो हमने दोनों तरीके देख लिए हैं, अभी एक ऑप्शन का भी देख लेंगे, और जो पहला वाला तरीका था वो तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर करा दिया था, तो पहले उसी चलते फिर ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर 1000 रुपये की बात करी गई है, यानी कि MRP उसका 1000 रुपये था, तो 1000 रुपये पर ही तो उसने दोनों बट्टे लगाए होंगे। पहला बट्टा 10% का लगाया है और दूसरा प्रश्न हमें निकालना है। तो देखिए पहला बट्टा हम निकालते हैं, जैसे हमने पहले किया था कि अगर 100 रुपये पर 20% का बट्टा होता था तो हम क्या करते थे, 100 में से 20 घटाते थे। पहले तो इसका 100 का 20% निकालते थे, ठीक है। फिर जो जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर 80% बट्टा लगता था, तो 100 का 80% निकालते तो वो आता था 80। फिर अगर दूसरा बट्टा 30% का लगाया जा रहा है तो हम क्या करते थे, 100 में से 80 घटा देते थे तो आता था 20। फिर 20 का 30% निकालते थे तो यहां पर ये आ जाता था 6, और उसके बाद फिर हम 6 जो होता था वो टोटल घटाते थे 20 से, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। तो ये आता था 14, फिर जो ओवरऑल आता था उसे हम घटाते थे इससे, तब आता था 84। ये पूरा क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से इधर भी 2 बट्टे लगाए गए, जैसे इधर 80 लगाया गया था, इधर पर पहला बट्टा 10 का लगाया गया, तो हम 10 लगा लेते हैं। इसका मतलब ये आ गया 100 रुपये, यानी कि पहली छूट जो थी वो 100 रुपये की थी। 100 रुपये की छूट रही किस पर होगी, इसी 1000 पर। तो 100 से 1000 से 100 घटा देंगे तो ये आएगा 900 रुपये। इतनी छूट हमें मिल गई, लेकिन अभी और छूट बाकी है। अगर आप ये देखेंगे कि और छूट किस पर मिली है तो हम बता सकेंगे कि ये 900 पर मिली है। 900 पर जो भी छूट मिली होगी, ये मान लेते हैं 900 पर कोई छूट मिली, 900 का X% मान लेते हैं, X% मिला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 900 का, तो देखिए 900 का X% था ये। अब ये 900 का जो X% रहा होगा तो हम मान लेते हैं कि 900 का X% सॉल्व कर लेते हैं। ये मिला है 9x। ये जो 9x है वो एक्चुअली में वही वैल्यू है जो यहाँ पर 100 रुपए निकली। फिर हमने किया क्या था, हमने किया था कि इस 100 को 1000 से घटाया था, तो यहाँ पर 9x जो होगा वो 900 से घटाया जाएगा, ठीक है, 900 से घटाया जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आई है 810 रुपए। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला जब बट्टा लगा 80 रुपए का, इधर बट्टा लगा था तो इधर 10 रुपए का बट्टा लगा, इधर पर हमने 80 रुपए निकाल लिया पहले उसका, तो हमने इधर 100 रुपए निकाल लिया। फिर हमने 100 से 80 घटाया था तो यहाँ 1000 से इस 100 को घटाया, 900 आया। ये 900 जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। फिर 20 रुपए पर देखिए इधर 30% बट्टा लगाया था, तो इधर 900 रुपए पर X% का दूसरा बट्टा लगाया,
तो जो भी वैल्यू आई है, यानी कि 6 आई थी, फिर उसे 20 से घटाया था, तो जो भी वैल्यू आई है 9x, तो वो 900 से ही तो घटाएंगे। और ये जो 900 से घटाने के बाद मिली है वैल्यू, उसकी वैल्यू है 810 रुपए। ठीक है, तो अब यहां से इसको निकाल लेते हैं। तो 9x इक्वल 900 माइनस 810, और यहां से 9x इक्वल 90, तो यहाँ से 9 9 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 10%, क्योंकि यही चीज़ तो चल रही थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10%, यानी कि 10% की बट्टे की दर आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं कि 1000 है, माइनस करिए 1000 पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए। 10 प्लस एक्स माइनस 10 इंटू एक्स अपॉन 100%। ठीक है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल वैल्यू ये हो जाएगी 810 के, क्योंकि यही तो आया पूरा परसेंटेज इन्वॉल्व करने के बाद। आप इसे जब सॉल्व करेंगे 810 को, तो 1000 में से 810 जाएगा, तो ये बचेगा 0, और 100 में से 81 जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, 190 जो होगा वो आ जाएगा 1000 के इतने डिस्काउंट का, ये 10x हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 से ये कट जाएगा, x अपॉन 100, x अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 बराबर 100 इंटू 10 प्लस x माइनस एक्स बाई 10, ये आ गया होगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो x से x बाई 10 जाएगा, 9x बाई 10 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 9x बाई 10 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस 10 था इंटू 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90, यहाँ पर देखिए अलग अलग मल्टीप्लाई होगा इसमें 1000 का, तो इधर आ जाएगा 1000, और यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लीजिए, ये 90 आ जाएगा, यहाँ पर 19 है, इक्वल 90। काटो, कहीं और कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर कर देते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से आ चुका है, हाँ ये 10% आ चुका है, इसे कर लीजिए, फिर इसके बाद उससे भी लगा दे सकते हैं, जगह नहीं मिल पा रही, अगर जगह नहीं मिल पा रही थी इसको हम आगे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है सक्सेसिव डिस्काउंट कि 1000 था, 1000 था, और 1000 में इस 1000 का सक्सेसिव डिस्काउंट हम लेस कर देते हैं। कितना था, 10 प्लस ये दूसरा सक्सेसिव x मान लिया, ये हो गया 10x ऑन में 100, इसका परसेंटेज ये, और जितना ये इसका छूट मिली है उसी के बराबर तो 810 हुआ है। ठीक, इसको इधर भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 1000 माइनस 810 बराबर 1000 10 प्लस एक्स माइनस 10x अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 100। ओके, यहाँ से 2 0 कट हो जाएंगे, बाकी का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इधर पर देखते कितना आया, 0 आया, 10 में से 1 जाएगा 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 100। इधर पर देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। x 10x है,
जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 100x आ जाएगा, 100 में से 10 जाएगा, 90x आ जाएगा। ठीक है, ये 10 का इससे गुणा किया गया 100 आ गया, और जो इससे सॉल्व हो के आया वो आएगा 90x अपॉन 100, और इसमें 10 का तो हो ही चुका है तो 10 का अब इसमें कर दें तो ये आ जाएगा 900x अपॉन 100। क्लियर हो रहा होगा? ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 190 से 100 जाएगा तो यहाँ 90 बचेगा, इधर पर 900x अपॉन 100 हो गया, ये कट गया, 1 2 9 दाहन 90, x बराबर 10%। क्लियर हो गया? चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 810 में 810 का 10%, उसके बाद 810 का 10% तो निकाल ही लीजिए। 810 का 10% है यानी कि ये बढ़ा होगा, वापस हमें 1000 तक आना है तो 810 का 10% निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको 810 में फिर जोड़ दिया जाएगा जो भी आएगा, और उसके बाद उसका फिर से 10% निकाल लेंगे। 10% पहले 65.5% निकालिए, फिर चेक करिए 1000 आया, 15% निकालिए, फिर चेक कीजिए, उसको जोड़ करके 1000 आया, फिर उसके बाद 10% निकालेंगे तो 10% में 1000 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाला जा सकता है और इससे भी निकाला जा सकता है। 1000 माइनस 1000, जब आप यहाँ पर आ जाते हैं कि 1000 का पहले x% निकालते, सॉरी 10% निकालते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब ये सीधा रास्ता, ये उल्टा रास्ता है कि 1000 का 10% आप निकालते हैं, यहाँ पर 100 आता है, आप 900 कर लेते हैं, फिर 900 का जो आप x% निकाल के 900 से घटाते हैं तो उस जगह आप इस x की जगह पर इनमें से कोई भी रख सकते हैं। अगर 810 आ जाता है तो बस वहां पे कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं कि इस जगह पर हम x नहीं रख रहे हैं, हम 900 का 10% रख ले रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर 10% रखेंगे तो ये आ जाएगा 90, और 900 में 90 जब घटाएंगे तो वो आ जाएगा 810 रुपये, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इससे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का भत्ता देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। सारे वर्ड्स आ गए, एक तो MRP आया है, उसके बाद बट्टा भी आया है, डिस्काउंट आया। ये जो टॉपिक आपका चल रहा है वो डिस्काउंट का चल रहा है। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चलेगा, और उसके बाद में प्रॉफिट भी आया है, अंकित मूल्य, इतनी चीजें आई है, और CP भी आया। ओके, कहा गया है इसमें अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा देने का मतलब होता है छूट देना, बट्टा का मतलब डिस्काउंट होता है। इसका मतलब उसने 10% छूट दी होगी तो लिया कितने परसेंट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई 100 पर 10 की छूट दे रहा है, इसका मतलब वो लेगा कितना, आप कहोगे 90। तो यानी कि यहां पर भी आपके अंकित मूल्य पर 90 रुपए तो लिए जा रहा है, 90 रुपए लिया जा रहा है या 90% लिया जा रहा है। तो आप कहोगे 90 रुपए नहीं लिया जा रहा है, इस पर 90% लिया जा रहा है। इसका मतलब 800 का 90% अगर देखा जाए तो वो लिया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो 800 का जब 90% निकालेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर 720 रुपए आया। ठीक है, यानी कि उस पर 720 रुपए लिए गए। कभी भी अंकित मूल्य पर छूट निकाली जाए, याद रखिएगा, मैं जो लाइन बोल रहा हूं अच्छे से रिमाइंड रखिएगा। अंकित मूल्य पर जो भी छूट मिलती है उसके बाद जो भी निकलता है वो हमेशा SP यानी कि विक्रय मूल्य ही रहता है। क्या रहता है? विक्रय मूल्य। क्लियर? वेल, ये बात तो बता दी। अच्छा, ये अब वापस आते लैंग्वेज पर। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया हमने, यानी कि 90 पर खरीदा, और उसके बावजूद जो 720 रुपए थे
उस पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये जो 720 रुपए हैं उस पर 20% का लाभ, जो भी उसने खरीदा था उस पर 20% का लाभ मिलाकर के 720 रुपए हो रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 100 रुपए की कोई चीज थी, आपने कहा कि भैया 100 रुपए का एमआरपी है, 100 रुपए ना लो, कुछ कम ले लो, तो आपने कहा ठीक है 90 ले लो, ठीक है, दुकानदार ने कहा 90 ले लो, तो उसके बाद भी अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब उसकी रेट प्राइस और भी कम रही होगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ हुआ है, यानी कि उसने एमआरपी 800 रुपए दी थी, कपड़ा था कोई, एमआरपी 800 रुपए थी, तो उसके बाद जब आप लेने गए तो उन्होंने कहा कि ये 800 की एमआरपी है और इस पर 10% का डिस्काउंट लगा करके आपको 720 रुपए की मिल जाएगी। आप बड़े खुश लेके चले आए कि हमें 720 रुपए का मिल गया। ये हम उसके लिए लगा रहे हैं, दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए, ठीक है, शॉपकीपर के लिए ये एसपी 720 उसने आपको दे दी, आपकी एसपी हो गई और शॉपकीपर ने इसको बेचा है। अब देखिए आप यहां से जो लेके आए हो, क्या वो उतने में बेचेगा जितने में लेके आया है? नहीं। क्या वो उतने में बेचेगा जिससे वो जितना वो लेके आया उससे कम में? तो भी आप कहोगे नहीं। इसका मतलब वो उतने में बेचेगा जिसमें उसे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट अगर होगा तो इसका मतलब वो लेकर आया होगा इससे भी कम रुपए में, ऐसा कुछ, ठीक है। आप यहां पर देख रहे होगे मैंने लिखा क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप निकालोगे इसका 20% तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा 6 दूनी 12 और ये 720 आएगा। अब ये आएगा कैसे, इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 720 था तो यहां पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20% की अगर आप फ्रैक्शन देखोगे तो वो बन जाएगी 1/5 बन जाएगी, 20/100 होगा, 20 से काटा जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 इसकी फ्रैक्शन आ गई। अब कहा जा रहा है इस पर लाभ हुआ है, तो लाभ होने का मतलब क्या, 5 में 1 का लाभ हुआ होगा, इसका मतलब जो भी लाभ हुआ है वो 6 हुआ है और 6 की वैल्यू दी गई है 720। तो अगर 6 की वैल्यू 720 दी गई है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। तो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, यानी कि ये सीपी की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू अगर निकालिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही यहां पर लिख दिया था। ये चीज आपको अगर कम समझ में आई हो तो उसको जल्दी से समझा देते, वो समझ लीजिए। कभी भी 20% लिखा हो लाभ तो उसकी फ्रैक्शन आप तैयार करोगे, फ्रैक्शन जब तैयार करोगे तो नीचे वाला जो होगा वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। अगर आप नीचे एसपी रख रहे हो तो भी एसपी पर वो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, जिस पर आप इसको मानोगे उस पर ही ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। अगर ये लॉस होता, अब देखिए यहां पर लाभ हुआ है तो लाभ कितना हुआ ये कैसे निकालेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप उसमें जोड़ दोगे, 5 और 1 6 प्रॉफिट हुआ। अगर कहते लॉस हुआ है तो 5 में 1 को घटा देते, तब कहते 4, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही होगी। और अगर आप इसे उस तरह से लगाना चाहते हो किसी दूसरे, तो वो भी देख लो। यहां पर 20% का लाभ हुआ था, यानी कि 20% का लाभ तो 100 पर ही 20% का लाभ हुआ होगा, तो यानी कि 120 रुपए हो गया होगा, 120% हो गया होगा। 120% की वैल्यू कितनी दी गई है, 720 रुपए। 120% की वैल्यू 720 रुपए दी गई है, तो 1% की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 720 बटे 120, तो 100% की वैल्यू 720, 12 6 72, 6 इंटू 100, इट मीन्स 600 रुपए आ गया। आप चाहे तो यहां से ये जो 20% है उसको चाहो तो ऐसे लगा लो और चाहो तो ऐसे लगा लो। ये हम आपका परसेंटेज का भी दिखा दिए, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए ये है 67वां क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10-10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं।
बात वैसे ही करेंगे आपसे कि 130% हो जाता है। देखिए 100 रुपये था, कोई चीज़ 100 रुपये में रही होगी और उस पर 30% बढ़ा दिया गया, तो यानी कि वो 130 रुपये होगी। तो अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 130 रुपये पर करेंगे। क्लियर? और यहाँ पर हमने आपको बताया भी है कि क्रमिक बट्टे देते हैं तो उसी तरह से कर लेते हैं कि 130 है, माइनस करेंगे, उसके बाद 130 पर जो भी बट्टे दिए जा रहे हैं उसे लिख लो। 2 क्रमिक बट्टे 10-10% के दिए जा रहे हैं, तो 10 × 10 ये आ गया 100। ये क्लियर हो गया होगा। ये लगा a + b - a × b परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो 130 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 20 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 19 हो जाएगा इंटू 19%। ठीक है, 10-10-20, ये 1 हो जाएगा 19%। 130 को 19% कहीं निकाल लेते हैं। 1 20 1 कट जाएगा, 19 से 57, 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24.7, क्योंकि नीचे 0 था। ठीक है, 130 में 24.7, इसको लेस कर देते हैं तो वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 से 24.7 को लेस करते हैं। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 2 गया 10, 105.3 आएगा। अब ये देखिए जो 105.3 आ तो गया है, ठीक है, ये आ गया उसका प्राइस। ठीक है, अब देखिए वस्तु के मूल्य पर 30% बढ़ाकर बट्टा दिया गया था और यहां पर पूछ रहा है अंतिम रूप से वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपए और जो उस पर 30% बढ़ाया गया है तभी तो बना होगा उसका एमआरपी। जो भी वस्तु के क्रय मूल्य पर आप बढ़ाते हो वही तो एमआरपी बनता है। उसके बाद इसमें से आप कुछ कम करते हो, जैसे 20% कम कर दिया तो वो वैल्यू इसके बीच की रहती है और इस पर सीपी से यानी कि उसके जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य तब भी उसमें प्रॉफिट होता है। इसको एक बार इस पूरे मतलब को समझ लीजिए कि आपने 80 रुपए था, आपने उस पर कुछ परसेंटेज लगाया और 20 रुपए बढ़ा दिया तो हमने 100 रुपए कर दिया, ये आपने एमआरपी बना दिया। तो इसके बीच की ही तो किसी वैल्यू पर आप उसको बेचोगे, सेल करोगे। अगर आप इसके बीच की वैल्यू पर सेल नहीं करोगे, ऊपर ही कर दो तो बिल्कुल प्रॉफिट में यार। इसके बीच में जब बीच की वैल्यू लोगे तो आप कहोगे कि हमने डिस्काउंट दिया उसके बाद भी प्रॉफिट कमाया। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर जो 100 था वो सीपी था, आपने उसका 30% बढ़ाया, उसके बाद 2 डिस्काउंट भी दिए, तो 2 डिस्काउंट देने के बाद आपको 105.3 रुपए में बेच पा रहे हो। इसका मतलब आप उसे 100 रुपए से कितने ज्यादा पर बेच पा रहे हो, क्योंकि अंतिम रूप से चयन किया गया वस्तु के क्रय मूल्य का। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 5.3 रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो जितना आपने क्रय मूल्य इन्वॉल्व किया था। इसका मतलब 5.3 रुपए ज्यादा है और ज्यादा का मतलब होता है बढ़ जाना। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 5.3 रुपए बढ़ जाता है। आप इसे वैसे भी कर सकते हो कि 130 ले सकते हो, फिर 130 का 10% निकालो, 10 आएगा, सॉरी 13 आएगा, 13 आएगा, फिर 13 130 से आप घटाओ 117 आ जाएगा, फिर 117 का 10% निकालो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11.7 रुपए। फिर आप 117 से 11.7 घटाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे घटाओगे तो आएगा 3, यहाँ 6, 5 और यहाँ पर 105 रुपए 3, ठीक है। तो आपका 105.3 यहाँ पर भी आएगा, 105.3 यहाँ पर भी आ गया, उससे 100 घटा दे 5.3 का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार फिर से इसे रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। है
1100 रुपए अंकित मूल्य वाली साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य चाहिए। तो अभी आपको बताया था यहाँ 10% बट्टा है यानी कि वो छूट है। तो देखिए 10% है अगर, तो 10% की फ्रैक्शन तोड़ ली है। 10% की जब आप फ्रैक्शन तोड़ोगे तो आप बताओगे कि 1/10 हुई है। अगर आप 10% फ्रैक्शन नहीं तोड़ पा रहे तो आप परसेंटेज वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाया गया। तो ये 1/10 हो गया। अब देखिए हुआ क्या है, अपने आपको ये बताया था कि कभी भी आप फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो नीचे वाला हमेशा सीपी रहेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस रहेगा। अगर लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो रहा है तो नीचे वाला ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। अब यहां पर टोटल लाभ किससे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए है, 100 रुपए पर 10% लाभ होता है तो आप कहते हैं हमें 110 का पड़ा। तो उसी तरह से यहां से अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करोगे, सीपी में वो चीज जोड़ोगे या घटाओगे। अगर वो कह रहा है लाभ हुआ है तो इसका मतलब 11 हुई वैल्यू, अगर वो कह रहे हैं लॉस हुआ है तो इसका मतलब 9 हो गई वैल्यू, यानी कि 10 से 1 घट गया। ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहां पर लिखा है 10% का बट्टा दिया है, बट्टा देने का मतलब छूट हो गई, इसका मतलब 10 से उसने 1 रुपए छूट दिया, तो बची कितनी वैल्यू, 9। जो 9 यूनिट की वैल्यू है वो दी गई है 1100 रुपए, नहीं 1100 रुपए नहीं दी गई है, 1100 पर उसे 9 डिजिट की 9 यूनिट की छूट दी गई है। आप ये देख सकते हैं कि 11 का 10% है तो यानी कि 1100 का 90% पर उसे सामान बेचा गया होगा। इसको थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। 1100 था, 1100 का 10% बट्टा दिया, इसका मतलब उसने 90 रुपए में बेचा होगा। हाँ, उसने 90 रुपए पर बेचा, तो यानी कि अगर इसको हम निकालें तो ये बेची गई 990 रुपए में। क्लियर है। अगर 990 रुपए में बेची गई है तो 990 रुपए में बेचने के बाद भी आपको बताया था ये एमआरपी होता है, ये जो भी छूट होती है उस पर जो मिलता है वो सेल्स प्राइस होता है। अब सेल्स प्राइस 990 होने के बाद भी यानी कि 1100 की चीज को 990 में बेचने के बाद भी वो 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू रही होगी उसी पर तो लाभ कमा रहा होगा। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि 10% का लाभ हुआ है, तो 10% की फ्रैक्शन तोड़ देंगे तो 1/10 हो जाएगा, ये 10% है। तो यहां पर अगर लाभ हो रहा है तो यानी कि ये ऊपर जोड़ दिया जाएगा, तो यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू आपको 990 दी गई है। क्लियर हो रहा है। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 990 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 990/11, इट मींस 90 हो गई। और हमें कितने की चाहिए, टोटल सीपी चाहिए था जो कि आपको बताया था, यानी कि 10 की वैल्यू चाहिए। तो 10 की वैल्यू अगर निकालेंगे 90 × 10 हो जाएगा, इट मींस इसकी वैल्यू जो है वो 900 रुपए रही होगी। 900 रुपए का उसने 900 रुपए उसका सीपी था और उसने उसे 1100 में बदल दिया, और उसके बाद जब कोई लेने आया तो उसने कहा कि भैया ठीक है मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे देता हूं 10% का, तो आपका जो बेचने वाली थी वो 990 में उसने उसको बेच दिया। ये क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको, तो आप इससे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। देखिए ये अब आप डिस्काउंट से प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करने जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। एक बार फिर से हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में जैसे करते रहे हैं कि आपको कोई चीज़ पर आप वैल्यू खरीदोगे, उसके बाद उसका कुछ एमआरपी बनाओगे, सीपी पर ही एमआरपी बनाओगे, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट करोगे एमआरपी। ठीक है, उसके बाद उस एमआरपी पर आप डिस्काउंट दोगे, जो डिस्काउंट होगा वो एसपी होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसका डिस्काउंट दिया है। इतना डिस्काउंट तो नहीं दे डाला है कि एसपी सीपी से कम हो जाए। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है।
अब यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी व्यापारी है वो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़िए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहां पर हम सीपी लिख लें, एसपी लिख लें और उसका प्रॉफिट और लॉस लिख लें। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा लिखना है, कंपलसरी है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए अब यहां पर सीपी हमेशा आप 100 मानकर चलेंगे, ओके, कि 100 पर वस्तु खरीदी गई थी और उसके बाद उसने क्या किया है, इस पर विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो यानी कि 100 का ही तो 10% अधिक होगा और अगर 100 का 10% निकालेंगे तो वो 10 निकलेगा। इसका मतलब आपका जो सीपी रहा होगा वो 110 रुपए रहा होगा। ये बात पूरी क्लियर हुई। अगर उसने सीपी 10% ज्यादा दिया होगा तो प्रॉफिट भी तो यही 10% रहा होगा ना, यानी कि जो प्रॉफिट रहा होगा वो 10 रुपए ही तो रहा होगा। 100 रुपए पर 10 रुपए आपने प्रॉफिट लगाया होगा, ठीक है, प्रॉफिट पर प्लस लिख देते हैं और लॉस पर माइनस। तो प्रॉफिट पर जब आपने 10 रुपए ज्यादा लगाया तभी तो आपने एसपी यानी कि जो उसे बेचा होगा वो 10 रुपए ज्यादा बेच करके 110 में बेचा होगा। क्लियर। अब इस जगह पर आगे क्या होता है वो देखते हैं। इतना तो उसने अंकित कर दिया, क्रय मूल्य से लेकर के 10% उसने अधिक अंकित कर दिया, यानी कि उसने कहा कि हम इसको 110 रुपए में ही बेचेंगे। आगे क्या हुआ, बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है। बात वही की जा रही थी कि कहीं ऐसा आप डिस्काउंट ना दे डालो कि आपका एसपी जो है वो सीपी से कम हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप लॉस में चले जाओगे। यही चीज इसको यहां पर भी इसने क्या किया, इसने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा लेकिन उसके बाद यहां पर डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खा गया। उसने कुछ इतना ज्यादा डिस्काउंट दे डाला कि उसे लॉस होने लगा। तो देखिए वो कैसे हुआ होगा। सीपी कभी बदलेगा नहीं क्योंकि जो चीज खरीद के लाया है उतने में ही तो लाएगा, उतने में ही वो डिस्काउंट भी देगा एमआरपी लगा के। तो उसने क्या किया कि सीपी तो उसका वही रहा। अब हम यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसने कितना डिस्काउंट दे डाला जिससे उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब बेचते समय में कुछ बट्टा देता उसे 1% की हानि होती है, यानी कि इसी पर तो 1% की हानि हुई होगी। तो अगर इस पर 1% की हानि हुई है तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपए। जैसे इसका 10 रुपए हुआ था तो उसी तरह से 1% की हानि हुई, यानी कि 1% पर वो लॉस में चला गया। ये बात क्लियर हो रही है। अगर 1 रुपए लॉस पर चला गया है तो इसका मतलब उसे बेचा कितने में होगा, तो 100 से 1 घटा देंगे तो यानी कि उसे कितने में बेचा होगा, 99 में बेचा होगा। ये बात समझ में आ रही है। एक बार क्वेश्चन को ऐसे से फिर से रिपीट कर ली क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन होता है जो आपका दिमाग भी खराब करेगा, टाइम भी, प्रेशर भी बढ़ाएगा और पूरा एग्जाम भी ऐसी तैसी चीजें लेकर कर डालेगा अगर आ गया तो एक व्यापारी था, उसने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया। एक व्यापारी था जो कि कुछ चीजें कुछ रुपए में लाया था, 100 रुपए में लाया था। उसने सोचा मैं इस पर 10% का प्रॉफिट लिख देता हूं, ठीक है। उसने 10% का प्रॉफिट लिख दिया यानी कि 110 रुपए उसके एमआरपी कर डाली। अब उसके बाद उसने क्या किया, इधर पर उसने डिस्काउंट दे डाला। कुछ ऐसा उसने डिस्काउंट दिया कि जब उसने बेचा तो वो खुद चौंक के रह गया कि ये मुझे एक रुपए का तो नुकसान हो गया, 1% का हानि हो गई यानी कि लॉस हो गया। तो उसने फिर उसको कैलकुलेट करना सीखा कि ताकि आगे से उसके साथ ऐसा ना हो। तो देखिए यहां पर हमने बताया कि 100 रुपए में था, 10% का उसने प्रॉफिट लेने के लिए 10% का प्रॉफिट लेने के लिए उसने 110 रुपए एमआरपी किया। लेकिन जब उसने 100 रुपए की चीज उसे बेची तो 1% की हानि हुई। हानि होने के बाद उसे पता चला कि उसे 1% की हानि होने पर उसे 99 रुपए में बेचना पड़ा, ठीक है। तो अब वो निकालना चाहता है कि उसे कितने परसेंट का बट्टा दिया था, यानी कितने परसेंट का यहां डिस्काउंट दे डाला था। तो देखिए यहां पर हम वही लगाएंगे, कितना ज्यादा, किससे ज्यादा, कितना कम, किससे कम। तो यहां पर बट्टा की बात की गई है और बट्टा छूट होती है और छूट हमेशा निगेटिव की ओर जाती है यानी कि कम कर देती वैल्यू। तो हम ये कहेंगे कि कितना कम, किससे कम।
आप ये फंडा अच्छे से रट लीजिए, आपका डीआई में बहुत काम करेगा और भी बहुत जगह प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पर भी काम करेगा। कितना ज्यादा किससे ज्यादा, कितना कम किससे कम, कितना कम। तो अब यहां पर देखिए एसपी की बात की जा रही तो हम केवल एसपी को लेंगे, ठीक है। तो कितना कम, इसका मतलब 110 से 99 कम, तो कितना कम, 11 कम। क्लियर हो गया। किससे कम, 99 से कम तो हो नहीं सकता, 110 से 11 कम हुआ है, तो यानी कि 110 इंटू 100 कर देते हैं। क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो अब आप इसे कर पा रहे होंगे, 11 दहम्मा 10 और 10 दहम्मा 100, इट मींस 10% इसका डिस्काउंट आ जाएगा, जो उसने बिना कैलकुलेट किए दे दिया, और 1% का लॉस उसे हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, इसे कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका डिस्काउंट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मेरे पास शीट है, उसमें से अभी तक आपका डिस्काउंट का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर हो गया होगा। इससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चलेगी। यहाँ पर दो क्रमिक बट्टों की बात की गई है जो कि 20 और 10% है। इसको हम हर तरीके से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक फिर से वही चीज़ समझ लीजिए कि कोई सीपी रहा होगा, यानी कि किसी चीज़ पर खरीदा गया होगा किसी मूल्य पर, उस पर कुछ रेट बढ़ाया गया होगा और उस पर कोई डिस्काउंट दिया गया होगा जिससे आपको एसपी मिला होगा। ये प्रॉफिट हो सकता है या इस पर लॉस हो सकता है, वो आपके डिस्काउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अब तक तो बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 500 की बात की गई, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में आपसे कहा था सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में। तो यहाँ देखिए, आप जब कोई ऐसे होता था क्वेश्चन और कहा जाता था कि 100 रुपए पर 2 वर्ष का 10% की दर से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो आप ऐसे निकालते थे A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, ऐसे निकालते थे। ये N होता क्यों था ये समझिए। आप क्या करते थे, यहाँ पर जो R होता था वो हर समय सेम रहता था, यानी कि अगर 10% पहले साल है तो 10% ही दूसरे साल लग रही होगी, ऐसा होता था। तो आप यहाँ पर क्या करते थे, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करके दिखाते हैं। 100 रुपए पर था, एक पर 10% की दर थी, तो 10% बटे 100 किया। उसके बाद 2 साल के लिए था तो आप यहाँ 2 लिखते थे। हम इसको थोड़ा ओपन करके लिख रहे हैं कि हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं, कोई भी गलती हो रही? तो आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें कोई भी गलती नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप इधर से निकालते फॉर्मूले से तो भी आप यहाँ पर लगाते 10/100 और उसकी पावर 2, तो आप लगाते इसको सॉल्व करते 1/10 आता, 11/10 का होल स्क्वायर होता। इधर पर भी आप करोगे तो भी यहाँ पर 11/10 इंटू 11/10 ही आएगा, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, इस n को लाने का मतलब क्या था? इस n को लाने का मतलब केवल इतना था कि आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बार बार सॉल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा, बार बार की कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पर एक ही बार तो काटा और उसके बाद होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पर आपको बार बार काटना पड़ता जिससे टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो ये था उसका सक्सेसिव इंक्रीज वाला, ठीक है। यहां पर अगर छूट होती तो क्या होता, जहां जहां प्लस है वहां वहां हमें माइनस कर देना था, ठीक। तो ये उसकी छूट निकल जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम वही करने वाले हैं कि 500 पर 2 क्रमिक बट्टे लगाए जाते हैं, तो हमने क्या किया, 500 लिखा, पहला क्रमिक बट्टा है तो 1 माइनस 20% कर दिया, और दूसरा क्रमिक बट्टा है तो 1 माइनस 10% कर दिया। क्लियर हो गया? और उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होगा वो किससे घटे आएगा, 500 रुपए से, क्योंकि ओवरऑल 500 पर ही तो क्रमिक बट्टा लग रहा है।
500 पर 500 का 20% और 10% की छूट। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 पंचे 100 और यहां आ जाएगा 10 दहम 100। तो यहां पर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 500 माइनस 500 इंटू 5 एकम 5 माइनस 1 यानी कि 4/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 यानी कि 10 एकम 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कट रहा होगा, 0 कट रहा होगा, 5 दाम 50 कट रहा होगा, 9 चौको 36 दामा 360 आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि आपका ये 360 रुपए फिलहाल वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो अगर वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया तो विक्रय मूल्य तो यही हो गया, फिर तो घटाने की जरूरत है नहीं। अगर क्रय मूल्य पूछा जाता तो इसे घटाते। ठीक है, तो यहां पर केवल इतना पूछा रहा है, तो ये 360 रुपए आपका उत्तर आ गया। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए इसी जगह पर हम और क्या करते थे, ये तो हम ये तरीका बता दिए सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, यानी कि क्रमागत छूट का। दूसरा तरीका हम पीछे कौन सा लगा के आए थे वो देख लीजिए। 500 में हम क्या करते थे, 500 का a प्लस बी इंटू माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 करते थे, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या करते थे, a की जगह पर है 20 और b की जगह पर है 10, तो यहां हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200। ठीक, तो यहां से 200 से ये कट जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा, यानी कि 500 का 30 माइनस 2 इट मीन्स 28%। ठीक है, ये सॉल्व कर देना होगा। ठीक, ओके, तो यहां से 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, और इस जगह पर आ जाएगी परसेंटेज था, उसको ही हमने बना लिया है। इस जगह पर अगर आप देख रहे होगे तो 28 पंचे 140 होता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको 5 से मल्टीप्लाई करना बताया था कि इसका आधा कर दो और 0 लगा दो। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा आपका 360 रुपए। ये वो मेथड हो गया। ठीक है, अभी देखिए इसी को और किस तरह से करते थे, और जो इसका हमने सबसे बेसिक मेथड बताया था वो ये था कि 500 पर पहले 20% की छूट निकाल ले। तो ये 20% की छूट मेरी आ जाएगी 5 दूनी 10। ठीक है, 100 रुपए, तो 500 से हम 100 रुपए को घटा देंगे यानी कि 400 बचा। अब 400 पर 10% की छूट है, तो 400 पर 10% की छूट अगर निकालेंगे तो वो मिल जाएगी हमको 40 रुपए, और 40 रुपए हम किससे घटाएंगे, इसी 400 रुपए में से। तो इसको घटाएंगे तो भी आएगा 360 रुपए। आप देख रहे होंगे कि किसी भी जगह से आप क्रमागत छूट को ले सकते हैं, करने का तरीका अलग अलग है लेकिन उत्तर उसका वहीं से एक ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको समझ में आ जाए। ये है जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लगाते हैं, अगर उसमें माइनस कर देते हैं तो वहां पर आप क्रमागत छूट की ओर बढ़ जाएंगे। आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। जब आपकी क्लास होगी कभी डिस्काउंट की फुल्ली, तब आपको ये पूरा समझाएंगे कि ये a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 आता कहां से है, उसका एक फुल डेरिवेशन भी है। उसके बाद आपका ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, जहां से आप हर एक चीज को क्रिस्टली तोड़ पाएंगे। जब आप ये लगाने लगेंगे और ये समझ के लगाने लगेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये आखिर हो क्या रहा है पूरे बिजनेस में। ये जो सीपी से एमआरपी से डिस्काउंट से एसपी पहुंच रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी के लिए आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास पर चलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।